क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। इससे पहले लेक्चर जो भी हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। अन्य विकल्पों में जैसे वाट शक्ति का मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है, और किलोग्राम का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान, या द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं इनको जरूर आप याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जड़त्व। ये भी कई लेक्चरों में आया है, मतलब कई इंपॉर्टेंट जो भी पेपर हुए उनमें ये क्वेश्चन आया है। इसको इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं त्वरण। ध्यान रखिएगा, जैसे ये टॉप 5 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इन्हीं से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से सुने और उसका आंसर जरूर दें। और उदय सिंह को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, जितने आंसर वो देते हैं बिल्कुल सब के सब सही रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? त्वरण। त्वरण को क्या बोलते हैं इसको समझें। समय के साथ वेग में होने वाले बदलाव की दर को त्वरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? चैप्टर फर्स्ट का है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस, ठीक है। अब इसको समझिए। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। अवस्था में यानी ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है, जिसके कारण उनके बीच की दूरी न्यूनतम यानी सबसे कम होती है और उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैडविक। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखें, ईंट पर नाच। इसका मतलब हो जाएगा ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज टा यानी थॉमसन, ठीक है। पर यानी प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, ठीक है। नाच मतलब न्यूट्रॉन की, और चा मतलब चैडविक, ठीक है। इस प्रकार यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने? चैडविक ने की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? टी मतलब थॉमसन, यानी सर जे थॉमसन भी आता कहीं कहीं, ठीक है। अब समझे यहाँ से, सन 1932 में जेम्स चैडविक ने परमाणु के नाभिक में उपस्थित उदासीन कण यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है यानी चार्ज होता है, ठीक है। थॉमसन में इलेक्ट्रॉन और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बायो से उठाया गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसको समझे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या इंग्लिश में पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यह श्वसन क्रिया द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। और इस प्रकार टॉप 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। हम आपसे पूछते हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, पास्कल किसकी इकाई होती है? ठीक है, ये पहले जो भी टॉप 6 क्वेश्चन पढ़ाया, पास्कल किसकी इकाई होती है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से बहने का गुण किस पदार्थ में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। बी और सी दोनों। बी मतलब क्या? द्रव और गैस, ठीक ना। इसको समझें। द्रव और गैस दोनों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ये गति कर सकते हैं, इसलिए इनमें बहने का गुण होता है। आपको बता दें, जैसे टॉप 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो बिल्कुल अलर्ट रहे और ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमांगी मिश्रण का उदाहरण है तेल और पानी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। असमांगी मिश्रण मतलब उनके जो पदार्थों के जो क्या जो प्रोसीजर है या जो अमाउंट रहेगा वो इक्वल नहीं होते हैं। मतलब एक दूसरे को अगर देखें ना तो वो दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। जैसे तेल और पानी का मिश्रण जो होता है वो अलग अलग दिखते हैं। पानी में नमक अगर मिला दे तो दिखते नहीं कि नमक कितना है, पानी कितना है। चीनी का घोल भी इसी प्रकार से होता है, जैसे चीनी का घोल पानी में मिला दे तो ये पता नहीं चलेगा कि चीनी कितनी है और पानी कितना है। बट तेल और पानी का मिश्रण ऐसा है जिसको आप देखेंगे तो अलग अलग ही दिखेगा, ठीक है। तो उसे असमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी आपस में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, पूरी तरह ना घुलना मतलब असमांगी मिश्रण, और पूरी तरह घुल जाना है समांगी मिश्रण। उनकी अलग अलग परतें साफ साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। यह एक असमांगी मिश्रण है या इसका उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर हमने उठाया और ये जो टॉप 5 क्वेश्चन हमने लिए, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम
में पूछा गया था 2026 के, ठीक है। तो उन्हीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देखें। H2SO4 में कुल परमाणु की संख्या कितनी है, तो इसको काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यस मतलब सल्फर कितना है 1, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे और ऐड करेंगे 2 1 3 और 3 4 कितना हुआ 7, तो परमाणु की संख्या कितनी हो गई 7। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या का योग क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। इसको यहाँ समझ लें। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के योग के बराबर होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेल नुमा या जेली नुमा पदार्थ क्या है, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। अब इसको समझ लो थोड़ा सा साइटोप्लाज्मा को। कोशिका झिल्ली के भीतर स्थित जेली जैसे तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई, कहेंगे क्रियात्मक आता कहेंगे कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की मूल कार्य करने वाली इकाई तंत्रिका कोशिका या उसी को बोलते हैं न्यूरॉन। अगर इसमें ऑप्शन होता तो न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार टॉप 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आपके लिए क्वेश्चन है कि H2O में परमाणुओं की कुल संख्या का योग क्या है, ठीक है। परमाणुओं की कुल संख्या का योग क्या है, दूसरा है, ठीक है। बन जाएगा ना। साइटोप्लाज्मा को और क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्मा को और किस नाम से जानते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम या तंत्रिका कोशिका को और क्या कहा जाता है। फर्स्ट, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, यह कथन है सत्य है कि असत्य है, तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर होगा असत्य, ठीक है। अब रीजन समझें। प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की तुलना में अधिक होता है, एरिया ज़्यादा रहता है प्लेट का, जिससे क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे प्लेट में रखी चाय कप की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है, देर तक गर्म नहीं रहती। मतलब इसे क्वेश्चन बोला था कि कप की अपेक्षा, यानी प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, ऐसा नहीं है। कप का मान के चलते हैं एरिया इतना है और प्लेट का एरिया इतना है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें जो गर्माहट है उतनी ही कम समय तक रहेगी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बता दें। जैसे टॉप 5 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सुने और उसके आंसर को जरूर आप दें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह कथन किस प्रकार का है, सत्य है कि असत्य, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझे, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण पूरी तरह घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम में तैरते रहते हैं, जैसे पानी और चाक का मिश्रण। यानी पानी में आप चाक को डाल देंगे तो वो घुल तो जाएगा लेकिन ऊपर वो दिखता रहेगा, ठीक है। इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। विषमांगी मिश्रण ऐसे ही विषमांगी मिश्रण हो जाता है जैसे पानी और गिट्टी को डालें तो पानी में गिट्टी अंदर तो चली जाएगी लेकिन गिट्टी दिखेगी, ठीक है ना। तो विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें जो भी विलयन होता है ना, मिलने के बाद, एक से अधिक पदार्थ मिलने के बाद भी दिखते हैं कि ये चीज़ें डली हैं। और समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जैसे पानी में दूध डाल दीजिए, ठीक ना, अब वो मिक्स हो जाते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि पानी कहाँ है दूध कहाँ है, ठीक ना, ऐसा। थर्ड क्वेश्चन, किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब इस कथन को आपको बताना है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समझे इसको। जोसेफ प्राउस्ट का निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें शामिल तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित स्थिर और निश्चित रहता है। जैसे पानी का जो अणुसूत्र होता है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है 1:8, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला देखते हैं। कैनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टेन ने की थी, तो बिल्कुल ही ये क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक ना। 1886 में ई गोल्डस्टेन ने एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल किरणों के नाम से बताया। ये किरणें धनावेशित होती हैं जिसके कारण आगे चलकर उप परमाणु कण या प्रोटॉन की खोज भी संभव हो सकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं क्या, तो बिल्कुल ही ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना।
डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में एक शब्द या एक वाक्य में पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताएं, तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, ठीक ना। ये क्रियात्मक या क्रियात्मक भाग को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक या कार्यात्मक भाग को जीन कहते हैं, ठीक ना। यह माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक लक्षणों जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार, मतलब माता पिता की आंखों का जिस प्रकार रंग होगा हो सकता है कि बच्चों को भी उसी प्रकार हो। ऐसी बालों का प्रकार जैसे बाल होंगे माता पिता के, तो इन्हीं जीन के कारण ही, आनुवांशिक लक्षणों के कारण ही सेम टू सेम बच्चों में दिखते हैं। कोई स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार इकाई होती है, कौन? जीन होती है, ठीक ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा असत्य, ठीक ना, नहीं होता। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है, ठीक ना। हो सकता है कि आप जैसे दीवार है, इसको आप यहाँ से फोर्स दे रहे हैं, धकेल रहे हैं, अब ये दीवार आगे नहीं गई तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा कार्य धनात्मक ही होगा। बुक रखी हुई है, बुक को आप यहाँ से प्रेस किए, दबाए, हो सकता है यहाँ तक चल जाए, तो फिर कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक ना, ठीक ना। अब कोई चीज़ों को आप प्रेस करते हैं, आप फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन आप पीछे की ओर जा रहे हैं, तो इसमें फोर्स क्या हो जाता है? बल, कार्य क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है, ठीक ना। तो तीनों चीज़ें आप याद रखें कि कार्य क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। यह बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो घर्षण बल पीछे की ओर लगता है, जिससे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। समझ में आया? फोर्स इधर था लेकिन काम इधर हो रहा है, ठीक ना। ये टॉप 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आपको बताना है कि कैनाल जो किरणें होती हैं, कैनाल किरणें, इन पर आवेश क्या होता है? कैनाल किरणों पर आवेश कौन सा पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ। फर्स्ट, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, या इसे क्या कहेंगे? जब ठोस वस्तु हो और वो द्रव में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो इसको पिघलना कहते हैं, ठीक है। इसको समझें। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव में बदलता है तो इस प्रक्रिया को पिघलना या मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज पुनः टॉप 6 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें और समझें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? आपको बता दें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, ठीक है। अब 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी तो और ज़्यादा वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा, तो इसको गैसीय अवस्था कहते हैं, ठीक ना। ये करेक्ट आंसर इसका ये होगा। जैसे ही तापमान बढ़ता जाता है, जैसे होगा 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, तो ये वाष्प की कंडीशन आती है। ऐसे जब इसको वाष्प की कंडीशन का मतलब है कि ये गैसीय रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही तापमान गिरता है, जैसे अभी का टेम्परेचर अगर देखें तो 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत तापमान हीटिंग पॉइंट में है। ऐसे जब तापमान गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, तो ये मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग मतलब जमना, यानी पानी वगैरह जो जमता है वो कब? जब तापमान नीचे की ओर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे समझें, जल यानी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल कर वाष्प बन जाता है, इसलिए 225 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर यह गैसीय अवस्था में ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है। ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ बन जाता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, तो जैसे ही पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी तापमान अगर गिर जाए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो पहली बात तो आप ये जान लें कि सोडियम का सिंबल क्या होता है। सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट, Na को सोडियम बोलते हैं, ठीक ना। इसका क्रमांक होता है 11, ठीक है। यहाँ पे Na इसका क्रमांक होता है 11 और इसका परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है, ठीक है ना। अब जब ये क्रमांक 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8, 2, 10 और 11। मतलब पहले कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे पे 8 और तीसरे पे जो लास्ट में बचेगा, ठीक है, 8, 2, 10 और 11। और ये जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बचता है यही इसकी संयोजकता कहलाती है। तो कितनी हो जाएगी संयोजकता? 1 हो जाएगी, ठीक ना। ऐसे ही और कहा जाए कि एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कार्बन क्रमांक होता है 6, ठीक है ना। अब 6 को पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो बचे कितने? 4। कितने बचे? 4। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे अगर हम देखें हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का क्रमांक 1 है, ठीक है, 1 है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, तो ओनली 1 ही है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। और देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं
क्लोरीन, और क्लोरीन का क्रमांक होता है 17, पीरियोडिक टेबल में आप देख लेना। जब इसकी हम विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले 2 लिखेंगे, 2 भर गए, फिर 8 भरेंगे, ठीक है। 17 है तो 8 2 10, और 10 के बाद 7। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 7। अब देखो यहाँ पे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 1 हो गई। इसमें कितनी है? 4 है, तो संयोजकता 4 हो जाएगी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 7 न होकर के कितनी होगी? 1 होगी, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, जितनी भी संयोजकता बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे 8 से घटा देते हैं। तो बाह्यतम कोश में 7 है, मतलब 5 से अगर अधिक है, 5 से जैसे ही ऊपर गई संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 है ना, 5 से ज़्यादा है, तो इसको आप क्या करोगे? 8 में घटा दोगे, तो 8 - 7 पर क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। तो इस प्रकार से संयोजकता निकाले जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो एक क्वेश्चन आएगा, आप इनको याद रखें, साथ ही साथ सिंबल जरूर याद रखें। क्लोरीन का संकेत क्या है? सिंबल क्या है? Cl। सोडियम का ये हो गया, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन की बात करें तो N होता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करिए, 30 एलिमेंट और उनके क्रमांक, साथ ही साथ उनकी संयोजकता याद कर लें, ठीक है। इसको आप समझ लें। सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, इसका क्रमांक 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है, ये त्यागता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्यों है ऐसा? तो आपको बता दें, विभाज्योतक जो होता है ये पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। पौधों में पाए जाने वाला पादप ऊतक है, ठीक है, जो उनकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी तीनों ऊतक जो है वो जंतुगत ऊतक हैं, एपिथेलियस, संयोजी और तंत्रिका, ठीक ना। इसमें से ये ऊतक जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जो जितना भी आप पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर विस्थापन होगा। क्यों? क्योंकि वेग और समय मिलकर के जो कुल क्षेत्र को बनाते हैं वो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन। और इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ठीक है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तो किस पे निर्भर करता है? आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम और तरंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर, यानी आवृत्ति पर। तो ध्वनि का तारतम्य जो यह तय करता है कि आवाज़ पतली होगी या मोटी, या पूरी तरह उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। और इस प्रकार टॉप 6 क्वेश्चन इस लेक्चर में हुआ कंप्लीट, और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ इन्हीं टॉप 6 क्वेश्चनों में से, ठीक ना। तो आपको जो क्वेश्चन, क्योंकि मैं टॉप 6 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, उनमें में से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि विभाज्योतक ऊतक किस में पाया जाता है? ऑप्शन मैं आपको दूंगा, जंतु में या पौधों में, जंतु में या पौधों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, यानी वर्णन को देखें। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी के कांच की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी, जिन्हें कोशिका या सेल नाम दिया गया, ठीक है ना। इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी, ठीक है। लास्ट में इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, तो आप साथ में रहें। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इसको देखें, समझे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से कार की एक पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी, जिन्हें कोशिका कहा गया, ठीक ना। तो आज पुनः हम टॉप
5 क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हम आपसे इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेंगे। उसके लिए आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें, सुने और उनके आंसरों को समझें। ये वही क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। इनको बिल्कुल रट लें आप, ठीक है। समझें, जब आप किसी 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गति देते हैं तो लगाया गया जो बल होता है वो 1 न्यूटन होता है। जैसे जमीन से एक सेब उठाने में लगभग 1 न्यूटन बल लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी वस्तु का, ठीक है, क्योंकि संवेग का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल p से, और द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m, और वेग को रिप्रेजेंट करते हैं v से। ध्यान रखिएगा, हाँ, द्रव्यमान गुणे वेग, ये किसका संकेत होता है? द्रव्यमान का, ठीक है। ध्यान से सुने क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। समझें, संवेग का सूत्र क्या होता है? p = m × v। p मतलब मोमेंटम जिसे बोलते हैं संवेग, m मतलब द्रव्यमान और v मतलब क्या होता है? वेग, ठीक है। मान लेते कि एक भारी ट्रक और एक हल्की कार दोनों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की समान रफ्तार से चल रहे हैं तो भारी होने के कारण ट्रक का संवेग क्या होगा? बहुत अधिक होगा और उसे रोकने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट साइंस के लास्ट चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ से वैज्ञानिक नाम जो भी क्वेश्चन होंगे, गाय का वैज्ञानिक नाम, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, तो जो भी क्वेश्चन हो उनको जरूर आप रट के जाएं, ठीक है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बुवालस बुवालिस, ठीक है। वैज्ञानिक नाम जीवों की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होते हैं। जैसे गाय का बॉस इंडिगस होता है वैसे ही भारतीय भैंस का बुवालिस बुवालिस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के कान की श्रवणता परास कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार से आएंगे। ये क्वेश्चन खाली स्थान में भी आ सकते हैं, ठीक ना, सत्य असत्य में भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट्स बनाते जाएँ, लिखते जाएँ, क्योंकि मैं आपको श्योर बता दूँ यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपको मैं पेपर के पहले 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। उन्हीं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। 30 होंगे तो 30 आएंगे। वैसे में भी 28 क्वेश्चन ही साइंस में पूछते हैं, ठीक ना, तो 28 ही आएगा। अब एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर होना है पास तो इन क्वेश्चनों का कर लीजिएगा पेपर से पहले अभ्यास, ठीक है। तो समझे, मानव कान केवल इसी आवृत्ति की आवाज़ को सुन सकती है। 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ कौन सुनता है? देखिए, भूकंप की तरंगें होती हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवाज़ होती है, जैसे चमगादड़ की आवाज़, ठीक ना, हमें सुनाई नहीं देती है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, फसल सुरक्षा प्रबंध की कोई एक विधि लिखिए, इनमें से कौन सी होगी? तो करेक्ट आंसर ये होगा खरपतवार और कीटनाशक नियंत्रण। फसल सुरक्षा प्रबंध मतलब फसल को सुरक्षित करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो कहा जाए कि विधियां अपनाई जाती हैं, उनको बताना है। तो खरपतवार, ठीक ना, यानी जो भी उसमें कहा जाए कि चारा, जैसे गाँव की भाषा में बोलते हैं घास बोलते हैं, उसको हटाना। और कीटनाशक नियंत्रण यानी उनको नष्ट करने के लिए किसी न किसी दवाई का यूज़ करना, ठीक ना। समझे, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में अनचाहे पौधे, जिसे आप खरपतवार बोलते हैं, ठीक ना, को हटाना या जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करना फसल सुरक्षा की एक प्रमुख विधि होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी द्रव्यमान का संकेत क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, संवेग बराबर क्या होता है, ये भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन, उस आवाज़ या उस आवृत्ति परास को बताइए जिसको चमगादड़ सुन सकती है। चमगादड़ सुन सकती है, चमगादड़ के द्वारा जो आवृत्ति परास की आवाज़ ध्वनि निकाली जाती है उसकी आवाज़ की जो हर्ट्ज वैल्यू है वो कितनी होती है, ठीक है।